ठीक है, तो विल कंटिन्यू विथ आवर दिस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. So we already finished what charge is, the properties of charges, and किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है. So now we move to the next topic, which is known as Coulomb's law. Coulomb's law क्या बोलता है? If there are two charges Q1 and Q2, they are Q1 and Q2 are point charges. Okay, not extended bodies. If Q1 and Q2 are point charges, and if they are separated by the distance r, then they exert force on each other, and the force is proportional to the product of the charges Q1, Q2, and force is inversely proportional to r square, square of the distance between them. कंबाइन करेंगे तो अपने को मिल जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1, Q2 अपॉन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो अपने को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स Q1, Q2 अपॉन r स्क्वायर. दिस K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. ओके, रिमेंबर के जो होता है ना, ये तो बहुत जगह यूज होता है अलग अलग तरीके से, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. सो रादर यूजिंग के वील ऑलवेज यूज एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ हो जाएगी. दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल दो या फ्री स्पेस बोल दो. एंड अपन एयर की भी परमिटिविटी नियरली एप्सिलॉन नॉट ही मानते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं मानते. ओके, so if the charges are placed in air, we take epsilon naught same as the epsilon naught of vacuum. और epsilon naught की वैल्यू जो होती है वो 8.854 इंटू 10⁻12 होती है. epsilon naught की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12, और यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. याद रखने का ये दोनों एटलीस्ट जो डायमेंशन निकाल रहे अपन एप्सिलॉन नॉट के और के सबसे इजी वे है इस फॉर्मूला से एप्सिलॉन नॉट ऑफ इसके डायमेंशन कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर. क्योंकि डायमेंशन में तो हमेशा एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये परमिटिविटी है, वो परमिएबिलिटी होता है, म्यू नॉट मैग्नेटिज्म में आता है. ये बार बार यूज में आते हैं, और अच्छे सवाल मतलब जहाँ पे डायमेंशन से उलझ जाते हैं इनको यूज करते हैं. तो ऐसे जितने भी डायमेंशन है ना, जैसे एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट है, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ईटा है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है, और क्या होते हैं जो जो कुछ होते हैं जो बहुत हमारे ये क्या बोलते हैं मैकेनिक्स से बाहर हटके होते हैं, हम इसमें बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं. इनकी तुम लोगों को बार बार इनको बार बार रिवाइज करना चाहिए, इनको बार बार देखना चाहिए कि डिफरेंट क्वेश्चंस में इनको कैसे यूज करेंगे. ओके, सो सो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. नाउ फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन लिखा ही नहीं है. सो व्हाट विल डू इज, ये चार्ज Q1 लिया, ये चार्ज Q2 लिया. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये क्या निकालना है, फोर्स ऑन
चार्ज 2 ड्यू टू 1। देखो तुम F21 लिखो या F12 लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से लिखती है। तुमने जो भी लिखा है तुम्हें लिखना पड़ेगा इसका क्या मतलब है। मैंने यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। तुम चाहते हो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। तुम जो बोल रहे हो ना वो उसका मीनिंग होता है, बाकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये। ओके, सो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। तो अब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 अपने को निकालना है वेक्टर फॉर्म में। सो वी फाइंड दिस। Now, if I draw this arrow, arrow is originating from here. Then this is position vector of 2 with respect to 1. ये क्या हो गया, ये जो एरो डिनोट कर रहा है ये किसको डिनोट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। और जो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन हम ये वाला लेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देन वी कैन से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2। एंड इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन बोल दे, इसका मैग्नीट्यूड बोल दे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं R बोल दूं देन दिस इज R स्क्वायर। और अब ये डायरेक्शन जो है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन जो है इट्स द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं R कैप ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा लो। रिमेंबर दिस इज यूनिट वेक्टर ना, और यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी फोर्स का यही रहा, मैग्नीट्यूड तो फोर्स का अभी भी यही है, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और ये जो बनाया ये इसका डायरेक्शन आ गया। ये इसका डायरेक्शन आ गया। ओके, तो एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये जो यूनिट वेक्टर है ये कैसे डिफाइन होता है, जो पोजीशन वेक्टर है 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और अपन ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है ना, अपन ने यहाँ पे जो लिखा है ये इक्वल टू R लिखा है। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे जो है ये वापस से लिख लेता हूं मैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। और अगर अपन यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख लेंगे, ये यहाँ पे लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये डिवाइडेड बाय R क्यूब हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। और यहाँ पे पूरा का पूरा वेक्टर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखते हैं तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, इनवर्सिव पोजीशन टू R क्यूब। इट्स नॉट इनवर्सिव पोजीशन टू R क्यूब, इट्स इनवर्सिव पोजीशन टू R स्क्वायर ओनली। ये ऊपर कॉर्नर में लिखा है ना फॉर्मूला मैंने, इट्स इनवर्सिव पोजीशन टू R स्क्वायर ओनली। ये तो खाली R से मल्टीप्लाई करो और R से डिवाइड करो, यहाँ पे फिर इसको वेक्टर बना रहे हो ताकि तुम्हारे को डायरेक्शन मिल जाए। ओके,
ये हो गया। ओके। एंड फोर्स का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि Q1 एंड Q2 जो है उसके मैग्नीट्यूड डिसाइड करेंगे फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है। इफ Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, इफ Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो Q1 जो Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो उसी डायरेक्शन में लगाएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। और Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो भी फोर्स रिपल्शन होगा। और Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड वापस से माइनस इंटू माइनस वापस से पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है दोनों में से, कोई से भी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो फिर फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब इसमें तुम देखो, तो फोर्स का डायरेक्शन है इज अपोजिट ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन का डायरेक्शन। तो यहाँ पे तुम देख लो Q1 Q2 जो है ना वो नेगेटिव आ जाएगा, तो फोर्स जो है उसका डायरेक्शन और पोजिशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन का डायरेक्शन जो है वो अपने आप ही अपोजिट हो जाएंगे। वो अपने आप ही अपोजिट हो जाएंगे। सो डायरेक्शन इज टेकन केयर ऑफ। ठीक है। तो अगर दोनों चार्ज सेम साइन के हैं तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट साइन के तो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। नहीं सर। ओके। तो यहाँ पे हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था? स्केलर फॉर्म में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर। जब दोनों चार्जेस को या तो वैक्यूम में रखा है या एयर में रखा है। और ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर अपन इसको किसी मीडियम में रखेंगे तो। अगर अपन इसको किसी मीडियम में रखेंगे, एंड एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड वी डिफाइन अनदर थिंग। हम एक और चीज डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम एक और नाम देते हैं जो हम बाद में स्टडी करेंगे कुछ टाइम बाद। इसको हम ये भी बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जब हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं तो हम इसको के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे हमेशा 1/4 यूज करो, के मत यूज करो। क्योंकि बाद में जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यूज करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस है। इसीलिए हमेशा आदत डालो कि यहाँ पे हमेशा 1/4 यूज करोगे। और 1/4 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। वैल्यूज याद रखो ताकि एग्जाम में कैलकुलेशन करने में फास्ट हो जाएगा। ओके। सो वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गया। अट्रैक्ट करते हैं, एंड अगर वैक्यूम में रखे, वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रखेंगे तो फॉर्मूला क्लियर हो गया। क्लियर है? ये उतार लिया।
डन सर। चलो आगे चलते हैं। Permittivity is a measure of the property of the medium surrounding electric charges which determine the forces between the charges. Okay, तो परमिटिविटी जो है ना मीडियम की प्रॉपर्टी है. सो बेसिकली अगर अपन अलग अलग मीडियम में ले जाएंगे ना तो दोनों चार्ज की जो फोर्स सेम नहीं रहेगा. इफ यू कंपेयर दिस विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था? F इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. और यहाँ पे क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. दोनों लॉ एक जैसे हैं. द ओनली डिफरेंस इज ये जो G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका ये मतलब होता है कि इफ वी प्लेस टू मास इन डिफरेंट मीडियम, चाहे पानी के अंदर रखो, चाहे प्लास्टिक के अंदर रखो, या केरोसिन के अंदर रखो, या किसी मीडियम में रखो, फोर्स हमेशा दोनों मास के बीच में सेम ही रहेगा. और ये जो है दिस इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट. ये सिर्फ वैक्यूम के लिए, मीडियम के लिए इसकी वैल्यू चेंज होकर एप्सिलॉन हो जाती है. सो दिस इज नॉट यूनिवर्सल. सो इसमें क्या होता है? व्हेन यू प्लेस टू चार्जेस इन डिफरेंट मीडियम, दोनों एक दूसरे पे अलग अलग फोर्स लगाते हैं. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. एप्सिलॉन इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन यू प्लेस द चार्ज इन एनी मीडियम, तो मीडियम के अंदर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे. तो बहुत चांसेस है कि वो सारे मॉलिक्यूल, बहुत चांसेस क्या, हमेशा होता है, सारे एटम, सारे मॉलिक्यूल, सारे आयंस या तो पोलराइज हो जाएंगे या आयोनाइज हो जाएंगे, और वो खुद अपने आप को रीअरेंज कर देंगे. ठीक है, चार्ज के चारों तरफ. उससे क्या हो जाएगा? वो खुद चार्ज पे फोर्स लगाना शुरू कर लेंगे ना. अगर बगल में जो भी आयंस है तो वो भी चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, और जो मोलिक्यूल्स या एटम्स हो जो पोलराइज हो जाएंगे वो भी चार्ज पे फोर्स लगाएंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट कोई भी चार्ज Q1 जो है वो Q2 के अलावा जो एनवायरमेंट की जो मोलिक्यूल्स पोलराइज हो गए, आयनाइज हो गए, उसकी वजह से भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से होगा. इसीलिए ये जो है मीडियम पे डिपेंड करता है. और ये वाला यूनिवर्सल था, ग्रेविटेशन वाला. ओके, so epsilon permittivity is a measure of the property of the medium surrounding electric charge which determines the forces between the charge. अब कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन को देख लो. इट इज एप्लीकेबल फॉर 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट. ग्रेविटेशन लॉ में भी यही था कि 2 पॉइंट मास था. ग्रेविटेशन लॉ में 2 पॉइंट मास था, और यहां पे भी ये पॉइंट चार्ज है. लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ गई है कि द चार्जेस आर एट रेस्ट. यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, रेस्ट वाली कोई कंडीशन नहीं थी. तो चाहे मास मूव कर रहा हो चाहे रेस्ट पे हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. और चार्ज में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चार्ज जब मूव करता है ना तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. जब चार्ज रेस्ट पे है तो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं. और जब चार्ज मूव होता है, मूविंग चार्ज इज लाइक अ करंट, तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं. रादर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं. और जब चार्ज एक्सीलरेट करता है देन इट इज प्रोड्यूसिंग अनदर काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं. तो चार्ज का बिहेवियर तो चेंज हो जाता है जब वो मूव करता है. वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या एक्सीलरेट करे, तो या तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है. मास के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके. तो दिस इज वन डिफरेंस. तो यहाँ पे तो एट रेस्ट भी आ रहा है, और ग्रेविटेशन लॉ में एट रेस्ट नहीं आता, लेकिन दोनों वैलिड है पॉइंट के लिए. पॉइंट के लिए when the size of the charge bodies are much smaller than the distance separating them, the charge bodies are treated as point charges. जो दो चार्ज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो बहुत ज्यादा है, if this r is much greater than the size, then these charges are treated as point object. इसीलिए अर्थ और सन को जब अपन लेते हैं, इवन दो अर्थ एंड सन आर नॉट पॉइंट चार्जेस, बहुत बड़े हैं साइज में, स्टिल
जब इनके बीच में फोर्स निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इजीली अप्लाई करते हैं, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सो लार्ज दैट वी ट्रीट देम एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके. Two point charges plus 2 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are separated by distance of 100 centimeter. Find the magnitude in the nature of the force between the two charges. तो फोर्स निकालना है. दो चार्ज क्या क्या दे रखे अपने पास? +2 and -5. Q1 is +2 microcoulomb and Q2 is -5 microcoulomb. और बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है? 100 सेंटीमीटर. आर दे रखा है 100 सेंटीमीटर. सो फोर्स क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹. Q1 is 2 into 10⁻⁶. Q2 is 5 into 10⁻⁶. मैंने खाली मैग्नीट्यूड लिया है, अदरवाइज यहाँ पे माइनस साइन लगा दो. R is 100 सेंटीमीटर, दैट इज मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर कर दो. सो दिस इज 9 into 10⁹ into 10 into 10⁻12 divided by 1, right? So this will be 9 into 10⁻² Newton. ये तो मैग्नीट्यूड में आ गया. And because the two charges are opposite in magnitude, एक पॉजिटिव चार्ज अपोजिट इन पोलैरिटी, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, so they will the force will be attractive in nature. The force will be attractive in nature. Is this clear? हो गया? Yes, sir. चलो आगे चल. ये मैंने करवा दिया ना. तो एक चीज मैंने बताई थी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. अगर अपन सपोज ऐसा देख लेते हैं, ये Q1 है कि ये Q2 है. अगर ये सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो इस डायरेक्शन में लगेगा, एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में लगेगा. सो व्हाट वी सी, दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. सो इट्स लाइक इट्स ओबेइंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना. ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है. Two forces equal in magnitude, opposite in direction, acting on two different bodies. अगर अट्रैक्ट भी कर रहे हैं सपोज ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को, तो भी तुम देख सकते हो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में है, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में. सो वेदर दे रिपेल और दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर ऑलवेज इन द एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है. उतार लो इसको भी.
उतार लिया? यस सर। Two point charges Q1 is 20 microcoulomb and Q2 is 25 microcoulomb. Okay. 20 और 25 है. Are placed the point -1, 1, 1 and 3, 1, -2. The coordinates are in meter. Find the composite of forces on Q2 along 3 axes. Also find the net magnitude of force. ठीक है. तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है? दो चार्ज दे रखे हैं. Q1 is 20 microcoulomb and Q2 is 25 microcoulomb. And they are placed at the point -1, 1, 1. ये प्लेस्ड है -1, 1, और ये प्लेस्ड है 3, 1, -2. So it is asking find the components of forces on Q2 along 3 axes. तो अपन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो निकालते हैं, ओके, इसको अपन लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, राइट? इट्स आस्किंग अस द force component of force along the x-axis, along the y-axis and along the z-axis. Okay, so 2 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं. You people try and tell me कि कैसे होगा. हो गया है क्या? यस सर। ओके, सो हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1. पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1. तो ये 3 -1 आई कैप प्लस 1 -1 जे कैप प्लस -2 -1 के कैप. ये आ जाएगा 4 आई कैप -4 के कैप. ओके, तो 4 क्या हो जाएगा? तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 4 आई कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, which will be I cap minus K cap divided by √2. तो फोर्स क्या हो जाएगा? -3 के कैप. हाँ, -3 के कैप. -3 के कैप है. ओके, -3 के कैप, -3 के कैप. तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4 आई कैप -3 के कैप डिवाइडेड बाय 5. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा? 9 into 10⁻9 multiplied by 20 into 10⁻6 into 25 into 10⁻6 divided by r square.
तो इसका ये, एक मिनट, यहाँ पे भी ये 3 है ना, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर 5 है, तो आर स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 इंटू यूनिट वेक्टर कितना है, 4 i कैप माइनस 3 k कैप डिवाइडेड बाय 5। ये 25 से 25 चला गया, दिस गोज 5 4 जा, सो हमारे पास कितना आ गया, सो वी गेट हियर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 36 इंटू 10⁻12 4 i कैप माइनस 3 k कैप। ओके, ये आ गया हमारे पास, -12 नहीं, -3, -3। सो आई कैन सिंपली से फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 इंटू 4 इंटू 10⁻3, फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, और जेड डायरेक्शन में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो 36 इंटू 3 इंटू 10⁻3 है, लेकिन वो एक्चुअली -k डायरेक्शन में। ओके, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है टोटल फोर्स का, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 10⁻3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ पे, ऐसे ही किया, यस सबका सर। आंसर ये है था। यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, वेक्टर एडिशन करना है। सपोज ये चार्ज लेते हैं Q0 और यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज लेते हैं Q1 Q2 Q3 वॉट एवर। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द फोर्सेस लाइक दिस विद द अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। हाँ, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, तो ये मान लेते हैं दिस इज फोर्स ऑन Q0, दिस इज F1 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1, दिस इज F2 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2, दिस इज F3 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 3 Q3। देन जो फोर्स लग रहा है Q0 पे वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, वो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस वॉट एवर। बट रिमेंबर दिस विल बी अ वेक्टर एडिशन एंड नॉट अ स्केलर एडिशन। तो तुम्हारे को डायरेक्शन ध्यान में रख के फिर उस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो ओवर द क्लास हियर ओनली।